कि बाज़ ख्वाही दाश्तन कर दाग है सीनरा गाहे गाहे बाज़ ख्वाही किस्सा पारी नरा, कि उनको देखना चाहिए, उनको अपनी हिस्ट्री और अपने गरेबान में देख के पिछला कि हमारे पेरेंट्स किन हालात से गुजरे हैं और हमें क्या क्या करना चाहिए। लेकिन मुझे लगा कि मेरा यूथ जो है टोटली अपनी माजी से बेखबर है। मुझे अपने उस्तादों ने बहुत ज़्यादा इनकरेज किया। अनंतनाग कॉलेज में मैं एक बेस्ट डिबेटर्स का मैंने खिताब काफ़ी बार लिया। मैं डिबेट्स में भी हिस्सा लिया। पहले तो मैं बड़ा शाई था। आदाब, हमारे चैनल में आपका खैरमकदम। मैं हूँ आपका मेज़बान नायक इम्तियाज़। नाजरीन, हमारे साथ एक ख़ास शख्सियत मौजूद है जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जो अपनी मेहनत की वजह से तरक्की की हर ऊंचाई को छुआ है। आप जान गए होंगे हम बात किसकी कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं साबका बैरिकेड्स IAS रिटायर जनाब बशीर अहमद रुनियाल साहब की। रुनियाल साहब यूँ तो सियासी पार्टी से भी वाबस्ता है, इनका सियासी पार्टी से भी मुंसलिक है, लेकिन हम इनके बारे में आज कोई सियासी बात नहीं करेंगे, बल्कि ये बात करेंगे कि इनकी ज़िंदगी कैसे गुजरे, आज तक इन्होंने तालीम कहाँ से हासिल की है और जो इनकी नौकरी कार्य सरकार कैसे गुजरा। जानेंगे हम इन्हीं की कहानी, इन्हीं की ज़बानी। रुनियाल साहब, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत खैर मकदम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। सर, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि यूँ तो आपको हर कोई जानता है, लेकिन यूथ को एक मैसेज आना चाहिए कि आपने तालीम कहाँ से हासिल की और कैसे हासिल की। आप तालीम के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं बुनियादी तौर पोगल प्रस्थान जो है अब तहसील है, पहले बानाल तहसील का हिस्सा था, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। मैं वहीं पे पैदा हुआ हूँ और मैट्रिक तक मैंने जो है मुकामी स्कूलों में तालीम हासिल की। उस वक़्त पोगल हाई स्कूल हुआ करते थे, तो वहाँ से मैंने 8th एंड 9th 10th की तालीम वहाँ से हासिल की और 8th तक मैंने पोगल मालीगाम मिडल स्कूल उन दिनों था, आजकल तो हायर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ से तालीम हासिल की। उसके बाद मेरी जो तालीम का आगे सिलसिला अनंतनाग कॉलेज में मैंने ग्रेजुएशन की। मेरे कंपाउंड आर्ट्स थे, मैथ, इकनॉमिक्स, उर्दू वगैरह, और वहाँ से फिर मैं यूनिवर्सिटी कश्मीर यूनिवर्सिटी गया और इक़्तिसादियात में MA इन इकनॉमिक्स जो है मैंने वहाँ से किया। और उसी दौरान में मैंने कहीं एक हादसाती तौर पे ये कंबाइंड सर्विसेज का एक फॉर्म मेरे वालिद साहब ने किसी से ख़रीदा। मैं बाई चांस घर गया तो फॉर्म भर के तो एक दिन मुझे एडमिट कार्ड के बारे में कॉल आ जाती है कि मैं एग्ज़ाम में अपियर हो जाऊं, और बहुत नॉन सीरियसली मैंने एग्ज़ाम को लिया। मुझे कभी उम्मीद ही नहीं थी कि हम जैसे दूर दराज गाँव के इलाके के रहने वाले लोग भी इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं। बहरहाल ये अल्लाह का करम था और कुछ किस्मत थी और माँ बाप की दुआएं थी कि बड़ी कम तैयारी, बल्कि बिल्कुल तैयारी न होने के बावजूद मैंने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम में मैं कामयाब हुआ। फिर उसके बाद वाइवा हुआ और फिर सिलेक्शन हुई। तो ये एक हिस्ट्री का पार्ट है। रुनियाल साहब, मैं आपको बताते चलूँ कि जिस दौर में आपने तालीम हासिल की है वो दौर बहुत ही गुर्बत का दौर था। कोई ऐसा पहलू जहां आपको लगे कि मैं आगे तालीम हासिल नहीं कर सकूं, तो आपने इतने बड़े एजाज से फारिज हुए, तो कोई ऐसा पहलू आप बताएंगे लोगों को? नहीं, देखिए, वो उस वक़्त तो बहुत मुश्किल था कॉलेज में बच्चों को पढ़ाना, लेकिन ये डिटर्मिनेशन थी मेरे पेरेंट्स की, जिन्होंने जो है तमाम ऑड्स के अगेंस्ट, तमाम नामसाद हालात और गुर्बत और उस वक़्त जो इलाके में थी, उसके बावजूद उन्होंने हिम्मत की और मुझे कॉलेज में आला से आला तालीम देने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी। बहुत मुश्किलात आए होंगे इस दौरान में उनको मेरा ये जो एक्सपेंसेस अरेंज करने में, और कुछ चीज़ों का मुझे खुद भी इल्म है कि मेरे पेरेंट्स जब आगे फ़ीस वगैरह का मसला होता था या मंथली चार्जेस वगैरह होते थे बुक्स के बारे में, तो वो काफ़ी जो है परेशान भी रहते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी मेरे सामने अपने माथे पे शिकन आने नहीं दी कि उनको वो इस बारे में परेशान है। लेकिन वाकई उस वक़्त बहुत ज़्यादा गुर्बत थी इलाके में, तो लेकिन उसके बावजूद उन्होंने एक जहाद करके मुझे पढ़ाया
और मैंने आला तालीम हासिल की और अल्लाह के फजल करम और उनकी दुआओं की वजह से मैंने उनको मायूस नहीं किया। रुनियाल साहब, तालीम हासिल करने के दौरान कोई ऐसा ख़ास पहलू जहाँ पर किसी आपके हकीकी दोस्त या किसी उस्ताद ने आपको कहीं पर आपकी मतलब जहाँ पर आपको कोई मुश्किलात आई हो, मदद की हो, कोई ख़ास पहलू, कोई ख़ास ऐसा तो कोई ख़ास नहीं था, लेकिन एक चीज़ थी कि मुझे अपने उस्तादों ने बहुत ज़्यादा इनकरेज किया। अनंतनाग कॉलेज में मैं एक बेस्ट डिबेटर्स का मैंने खिताब काफ़ी बार लिया। मैं डिबेट्स में भी हिस्सा लिया। पहले तो मैं बड़ा शाई था, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि जब मैं शायद सेकंड ईयर में था, तो फर्स्ट ईयर में था, पहले उन दिनों पीयूसी होता था, फिर फर्स्ट ईयर में था, तो उस वक्त नाम लिए गए कि हम जी टॉपिक अनाउंस करेंगे, लेकिन पहले आप वॉलंटियर करो कि कौन आदमी ये तकरीर कर सकता है। कि इम्प्रोम्प्टू एलोकेशन कंटेस्ट बोलते हैं उसको, वो था। तो एक टॉपिक दिया गया और मैंने भी कोई 3-4 मिनट मैंने बोला उस पर, ये एक्सटेम्पोर बोला, उसी वक्त बोला, और वो इतना अच्छा था कि मुझे उसमें इनामात मिले। और उसके बाद मैंने कभी भी कॉलेज में जो है मेरा उर्दू में मैं डिबेट्स में हिस्सा लेता था, तो कभी भी मुझे दूसरे नंबर पर आने का मौका नहीं मिला। हर वक्त मैंने जो है ये पहले नंबर पे आया। और साथ में अल्लाह का करम ये रहा कि मैं वेरीनाग एक मैगज़ीन था, उसका एडिटर भी रहा। तो वो भी एक बड़ी प्रॉपर कंपटीशन के बाद जो उसकी सिलेक्शन होती थी, तो माशाल्लाह एक अच्छी इनकरेजमेंट हुई उस दौरान में। रुनियाल साहब, उस दौर में, जिस दौर में आपने तालीम हासिल की, तब इतनी फैसिलिटीज़ नहीं हुआ करती थी। आज लाइट्स वगैरह, एसी वगैरह, अंदर बैठकर दिन और रात का कोई पता नहीं चलता है। तो उस वक़्त क्या मुश्किलातें होती थी जब इंसान तालीम हासिल करता था पढ़ाई के दौर में? देखिए, उसको तो बुक्स का मिलना ही बहुत मुश्किल था। वो हमारे टीचर्स के पास, खासकर पोस्ट ग्रेजुएशन में जो मेन बुक्स थी इकोनॉमिक्स की, जो स्टैंडर्ड बुक्स थी, वो मिलना बाजार मार्केट में नहीं मिल पाती थी और बहुत ही कॉस्टली थी। तो हम लोग फिर टीचर्स से लेते थे या स्टूडेंट्स आपस में शेयर करते थे। और उस वक़्त ये एक बहुत बड़ा वो एक ये जो एक शॉर्ट कमिंग थी उस वक़्त। आज तो इंटरनेट है, घर बैठ के आप सब कुछ पढ़ सकते हो, आपको कोई भी बुक हो आप उसको हासिल कर सकते हो। लेकिन उस वक़्त जो था ऐसा नहीं था, उस वक़्त बड़ी मुश्किलात थी। लेकिन फिर भी उन तमाम मुश्किलात के बावजूद हमने तालीम हासिल की। और ये वाकई एक बड़ा मेरे ख्याल में उस वक़्त के बच्चों का जिन्होंने ये तालीम पढ़ी, वाकई वो और आज का अगर मुआवजा किया जाए तो वाकई मुश्किलात थी उस वक़्त। सर, आपने उस दौर में तालीम हासिल की और IAS रिटायर है, तो आज के नौजवान को क्या मैसेज देंगे? देखिए, उसके बाद तालीम के बाद मैंने क्या किया कि मैं इसमें मेरी सिलेक्शन हो गई। जैसे मैंने कहा, कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के थ्रू प्रोबेशन पीरियड 2 साल के बाद मेरी पहली पोस्टिंग माहौर में एज तहसीलदार एग्रेरियन फार्म्स हुई। उसके बाद मैं तहसीलदार बानाल रहा, तहसीलदार कुछ देर हेडक्वार्टर असिस्टेंट डोडा रहा, फिर तहसीलदार डोडा कुछ देर के बाद में SDM कश्तवाड़ चला गया, शोपियान चला गया, फिर बैक कश्तवाड़ आया, ACR रजौरी गया। तो फिर उसके बाद कोई पीछे देखने का कहीं वो अल्लाह ताला ने ऐसा मौका नहीं दिया कि किसी किस्म की मुश्किलात हो। लास्ट दम तक जो है आदमी आगे बढ़ता ही गया। और बड़ी मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मेरी कोई सियासी पैट्रनेज नहीं थी, कोई सियासी पॉलिटिकल गॉडफादर नहीं था, लेकिन उसके बावजूद बहुत अच्छी पोस्टिंग्स एंजॉय की। ये अल्लाह का शुक्र है। रुनिया साहब, आखिर में आप यूथ को क्या मैसेज देंगे? देखिए, जहाँ तक मैंने सर्विस के दौरान में मुझे तकरीबन काफ़ी जगहों में जाने का मौका मिला, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिला, डेवलपमेंट स्कीम्स के बारे में आगाही हुई। लेकिन जब मैंने उस पूरे जो सेटअप में अपने इलाके का मवाजना किया, तो मुझे लगा कि हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा न सिर्फ गुर्बत थी, बल्कि लोगों में इतनी अवेयरनेस थी और पॉलिटिकल अवेयरनेस न होने की वजह से डेवलपमेंट स्कीम्स का जिस ढंग से फ़ायदा उठाना चाहिए था वो लोगों ने नहीं उठाया। और मुझे हर वक्त ये खलिश रहती थी कि मेरे इलाके में ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। तो उसके बावजूद ये जो है बहुत दिल में एक परेशानी जैसी रहती थी अपने इलाके के बारे में। यही वजह थी कि जब मैं रिटायर हुआ, लेकिन सर्विस के दौरान मैंने कोशिश की कि ओपन मैंने अपने दफ्तर रखा, हर कोई मेरे पास आया जाया करता था अपने इलाके का।
यहाँ तक कि मैंने एक प्रोटोकॉल को साइड पे रख के मैं उनके साथ जाता था अपने लोगों को की मदद करने के लिए, कहीं पे जहाँ उनका काम रखा होता था, सेक्रेटरीट में या किसी भी जगह पे। तो उसके बाद जब मैं रिटायर हुआ तो लोगों ने मुझे बहुत मजबूर किया कि अब बानाल में हम आपको एक रिसेप्शन देंगे, आप पहले हमारे जो IAS ऑफिसर हैं इस एरिया के, तो हम आपको रिसेप्शन देंगे। तो मैंने मान लिया। एक बहुत बड़ा ग्रैंड रिसेप्शन हुआ और इस रिसेप्शन में जो है लोगों ने मुझसे ये कहा कि आप जी पॉलिटिक्स में आओ। तो बादल नाखवास्ता में पॉलिटिक्स में तो आ गया। तो उसके बाद मैंने इलेक्शन भी लड़ा, कुछ थोड़े से वोटों से मैं हार भी गया, उसमें मेरी तजर्बे की कुछ कमी थी। और दूसरा, मुझे जो इम्प्रेशन था कि इलेक्शन कैसे जीता जाता है, मैं ये समझ रहा था कि इलेक्शन जो है वो सिर्फ ईमानदारी और इस पे लोग जो है मेरिट पे जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें बहुत से दूसरे फैक्टर्स भी हैं। तो आपने सरमायादारों के खिलाफ लड़ना है, आपने ठेकेदारों को मात देनी है, आपने उन लोगों को जिन्होंने एक नाजायज़ फ़ायदा उठाया है पॉलिटिक्स में जाके और बहुत ज़्यादा धन कमाया है, उन लोगों के सामने आपने मुकाबला करना था और मुकाबला किया मैंने। लेकिन और शुक्र है कि बहुत ऑनरेबली मैं दूसरे नंबर पे रहा। 14,000 वोट मैंने लिए और ये किसी ब्यूरोक्रेट के लिए इतने ज़्यादा वोट लेना बहुत मुश्किल था। तो उसके बाद मैं इसी अवामी खिदमत में हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी रिटायर्ड लाइफ जो है अपने लोगों की, मुझे पता है कि मेरे लोग बहुत कसम पुरसी की हालात में हैं, इन लोगों की नुमाइंदगी प्रॉपर नहीं है और इसके बावजूद इन लोगों को काफ़ी ये चाहिए, ये ना एक किस्म की गाइडेंस चाहिए। लेकिन मुझे लगा कि मेरा यूथ जो है टोटली अपनी माजी से बेखबर है। तो इसलिए वो किसी शायर ने कहा है कि एक पर्शियन शेर है कि बाज़ ख्वाही दाश्तन कर दाग है सीनरा, गाहे गाहे बाज़ ख्वाही किस्सा पारी नरा। अगर आप पुराने सीने के दागों को चाहते हो कि वो हर वक्त ज़िंदा रहें, तो आपको पुराना अपना जो किस्सा है वो बोलते रहना चाहिए। तो मेरा फ़कत सियासत से ताल्लुक़ इतना है कि मेरे शहर का कोई कमज़र्फ़ सुल्तान न हो, बस यही मेरा ये था कि मैं चाहता था कि इन कमज़र्फ़ों से लोगों को निजात दिलाऊं। लेकिन मुझे बनाल में पिछले इलेक्शन में अपने यूथ को देख के बड़ी मायूसी हुई। मुझे ये था कि शायद यूथ इस ज़माने का बहुत ज़्यादा बाखबर है, लेकिन उन यूथ को मैंने देखा न वो अपनी हिस्ट्री से उनको वाकफियत है, न उन्होंने अपने कल्चर को देखा, न उन्होंने ये देखा है कि अभी किन हालात से हम गुज़र रहे हैं और हमारे पेरेंट्स किन हालात से गुज़रे हैं। तो मुझे लगता है ये कमी थी, शायद मैं यूथ के साथ इतना कनेक्ट नहीं कर सका, इसमें मेरा भी कसूर हो सकता है। लेकिन मुझे इतना मैं कोई अपने जो इलाके के यूथ जो है ना उसका इतना कोई ज़्यादा ये हौसला अफजा अभी तक मुझे नज़र नहीं आता। मेरा यूथ के मैसेज ये है कि उनको देखना चाहिए, उनको अपनी हिस्ट्री और अपने गरेबान में देख के पिछला कि हमारे पेरेंट्स किन हालात से गुजरे हैं और हमें क्या क्या करना चाहिए। और उसमें तालीम और एक आम आदमी, आजकल तो मैक्सिमम ठेकेदार सियासत में हैं, वो सिर्फ अपने ठेके बचाने के लिए और अपना नफ़ा को दुगना करने के लिए हैं। तो मैं एक वाहिद आदमी था जो एक ठेकेदार नहीं था, बल्कि अपनी रिटायर्ड लाइफ जो है लोगों के लिए वक़्फ़ करने के लिए आया था। अदरवाइज़ मुझे कोई इतनी मजबूरी पॉलिटिक्स में आने की नहीं थी। तो यही एक किस्सा है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। रज़ा साहब, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ये थे नाजरीन, ये थे हमारे IAS रिटायर बशीर अहमद उनियाल साहब। आप हमारे साथ बने रहिए, दीजिए अपने मेज़बान नाइक इम्तियाज़ को इजाज़त।